नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल केम टॉक्स विद विवेक सर पर। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर और डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की थी। स्टूडेंट्स, हमने 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखा था, जो कि थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आइए अब बात करते हैं इनके चार्ज और मासेस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी तेज़ी से प्रेस करें। तो अब बात करते हैं हम लोग कि इनके मास क्या होते हैं, कितने निकल कर आए थे हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम था, 9.10 इंटू 10⁻⁻31 निकल कर आया था किलोग्राम में। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के मास की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 निकल कर आई थी वैल्यू। और इतना ही मास करीब करीब न्यूट्रॉन का भी था, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और इनकी यूनिट्स क्या हैं, किलोग्राम है। चार्ज की बात करें स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स में था। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा था, नेगेटिव चार्ज था। प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही था स्टूडेंट्स, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, लेकिन उसकी वैल्यू पॉजिटिव थी। और न्यूट्रॉन नाम से मालूम चल रहा है कैसा होता है स्टूडेंट, न्यूट्रल होता है। तो ये बातें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कर ली थी। लेकिन स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट, ये तो मास है और ये तो चार्ज है, एक्चुअल मास और एक्चुअल चार्ज है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। लेकिन हम लोग जब डेली लाइफ में कैलकुलेशंस करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं, तो हर जगह हम लोग इन वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करते, इन स्पेसिफिक वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करते। जहाँ स्पेसिफिक कैलकुलेशंस करनी होती है वहाँ पर तो हम इनका यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर हम लोग इसके रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज को यूज़ करके काम चला लेते हैं। बार बार इतनी छोटी वैल्यूज़ का हम लोग यूज़ नहीं करते। तो स्टूडेंट, इन तीनों में जो स्टैंडर्ड लिया जाता है, एक बात याद रखिएगा, प्रोटॉन। बात आ रही है रिलेटिव मास की और रिलेटिव चार्ज की। रिलेटिव मास हो तभी भी और रिलेटिव चार्ज हो तभी भी। रिलेटिव मतलब किसी से तो हम रिलेट करेंगे ना स्टूडेंट, तो जिस चीज़ से मासेस को रिलेट किया जाता है तीनों फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, वो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है प्रोटॉन। हम इलेक्ट्रॉन के मास को भी, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी प्रोटॉन के मास और प्रोटॉन के चार्ज से कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे। और हम न्यूट्रॉन के मास को भी और न्यूट्रॉन के चार्ज को भी हम लोग, वैसे न्यूट्रॉन का चार्ज स्टूडेंट 0 होता है, तो उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, प्रोटॉन के मास और प्रोटॉन के चार्ज से, ताकि हमें इनके रिलेटिव मासेस और रिलेटिव चार्जेस मिल सकें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग रिलेटिव मास फाइंड आउट करते हैं तीनों फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। और किसके रिलेशन में स्टूडेंट्स, प्रोटॉन के मास के रिलेशन में। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन के मास से डिवाइड किया। क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन के मास से डिवाइड किया। वैल्यू जो है वो 5.48 इंटू 10⁻⁻4, और इसकी यूनिट क्या ले रहे हैं हम लोग, यू। स्टूडेंट, ये 4 है, -4, और इसकी वैल्यू क्या ले, यूनिट क्या ले रहे हैं हम लोग, यू निकल कर आई, जो कि नियरली इक्वली स्टूडेंट किसके, 0 के। बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत नेग्लिजिबल है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास से 1837 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन के मास को अगर प्रोटॉन के मास से इक्वल करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन के मास में 1837 अप्रॉक्सीमेटली 1840 मल्टीप्लाई करना होगा। यानी एक तरफ तो बहुत भारी कोई हाथी है और एक तरफ तो कोई चूहा है छोटा सा, जी हाँ। और हाथी के ऊपर अगर चूहा चढ़ जाएगा तो क्या हाथी उसके वज़न से दबकर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाथी को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कि वो चूहा चढ़ा भी है कि नहीं है। तो यानी हाथी के मास के सामने जो चूहे का मास है वो नेग्लिजिबल है। एक तराजू पर हाथी है और एक तराजू पर, एक वेइंग मशीन पर अगर चूहा है, तो स्टूडेंट्स बड़ा गज़ब का नज़ारा होगा देखने वाला। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास क्या ले लिया, नियरली नेग्लिजिबल। स्टूडेंट्स, हम ये कैलकुलेशंस कर क्यों रहे हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी वैल्यू मासेस की और चार्ज की है, लेकिन इनके होने के बाद भी हम लोग रिलेटिव मास क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसे जनरल यूज़ में यूज़ करेंगे, जनरल पर्पज़ में से यूज़ करेंगे। और यहाँ पर भी अगर हम कैलकुलेशंस ऐसे ही लेने लगे जैसे यहाँ पर है, तो फिर हमारा इसका पर्पज़ ही ख़त्म हो गया। तो ये पर्पज़, ये हम किस लिए ले रहे हैं, ताकि हम इसे जनरल यूज़ में कर सकें। लेकिन ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं स्पेसिफिक कैलकुलेशंस में, जहाँ स्पेसिफिक कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसीलिए हम रिलेटिव निकाल रहे हैं ताकि हम जनरल यूज़ में से यूज़ करते रहें। तो इसकी वैल्यू जो है कितनी मान के चलेंगे, हम आज से 0 मान के चलेंगे जब भी रिलेटिव मास की हमें ज़रूरत होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि बहुत ही कम मास है इसका, 5.48 इंटू 10⁻⁻4 यू है। ठीक है, अब बात करें प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन के मास को जब हम प्रोटॉन के मास से कंपेयर करेंगे, यानी 1.67
1.67 इंटू 10⁻⁻27 को हम डिवाइड करेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से ही। स्टूडेंट बड़ी मुश्किल कैलकुलेशन थी, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने इसे पा लिया इसका रिजल्ट, और वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1 निकल कर आई है। ऐसे ही न्यूट्रॉन के मास को, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन के मास से, उसको हमने डिवाइड किया प्रोटॉन के मास से ही, और जो इसकी वैल्यू है -27 है और इसकी वैल्यू भी -27 है। तो इसकी वैल्यू, इसका रिलेटिव मास भी कितना निकल कर आया स्टूडेंट्स, 1 निकल कर आया। किसका, न्यूट्रॉन का भी। तो स्टूडेंट्स अब हमने मास की बात कर ली, रिलेटिव मासेस फाइंड आउट कर लिए तीनों फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। अब हम चार्ज की बात करेंगे, इस बार भी किससे रिलेट करेंगे हम लोग, प्रोटॉन से ही। ये करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटॉन से ही क्यों हर बार कंपेयर किया जा रहा है, क्यों रिलेट किया जा रहा है, रिलेटिव मास के केस में भी और रिलेटिव चार्ज के केस में भी। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड किया, यानी माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स डिवाइड बाय प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो वैल्यू जो निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, -1। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, -1। ऐसे ही प्रोटॉन के चार्ज को मैंने प्रोटॉन के चार्ज से ही डिवाइड किया, तो यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, +1, या सिंपली 1 कह दें, एक ही बात है। अब अगर मैं प्रोटॉन के चार्ज को, जो कि 0 होता है, न्यूट्रॉन के चार्ज को, जो कि 0 होता है, उसको प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड करूँ, न्यूट्रॉन के चार्ज को प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड करूँ, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज़ अगेन ज़ीरो। तो चार्ज जो निकल कर आया न्यूट्रॉन का, वो कितना निकल कर आया स्टूडेंट्स, 0 निकल कर आया। एक बात और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आगे हम लोग जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग छोटा ई का सिंबल यूज़ करेंगे, प्रोटॉन के लिए हम लोग छोटे पी का, स्मॉल पी का सिंबल यूज़ करेंगे, और न्यूट्रॉन के लिए हम लोग स्मॉल एन का सिंबल यूज़ करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, आगे हम जगह जगह इसको यूज़ करते रहेंगे। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा, आगे की वीडियो में इन तीनों फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज का बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्पेशली अभी आज के वीडियो में भी, इसलिए वीडियो को आप यहीं पर पॉज करके 1 मिनट दीजिए, ताकि ये वैल्यूज़ आपको दिमाग में बैठ जाएं, और तब आगे का वीडियो कंटिन्यू करिए। तो आपको वीडियो में आगे के कंसेप्ट में बहुत मज़ा आने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूँ मैं आपके सामने। मूजले ने डिफरेंट एलिमेंट्स की एक्सरे एमिशंस की स्टडी की, और उन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस फाइंड आउट किया। मैं एक बार फिर बोलता हूँ स्टूडेंट्स, मूजले ने 1913 में डिफरेंट एलिमेंट्स की एक्सरे एमिशंस की स्टडी की, और उन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस फाइंड आउट किया। और इसके बाद न्यूक्लियस पर जो भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज मिला, उसको नाम दिया गया एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस को नाम दिया गया, टर्म किया गया एटॉमिक नंबर। इस बात को समझाने के लिए स्टूडेंट्स मैं एक न्यूक्लियर डायग्राम का यूज़ करने जा रहा हूँ, जिससे ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये एक एटम है, और इसमें ये जो ब्लैक से नज़र आ रहा है, ये एक न्यूक्लियस है। और हम जानते हैं, और नहीं जानते तो अब जान जाइए, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें मिलते हैं न्यूक्लियस पर। कहाँ पर मिलते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस पर। इसीलिए इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलते हैं कहाँ पर, न्यूक्लियस पर। तो स्टूडेंट्स ब्लैक से जो बनाया है ये न्यूक्लियस है, इस पर 2 प्रोटॉन हैं और 3 न्यूट्रॉन हैं। तो स्टूडेंट्स इसके न्यूक्लियस पर 2 प्रोटॉन हैं और 3 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अगर 2 प्रोटॉन हैं तो आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे, क्योंकि 2 प्रोटॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। अब हमें पता करना है इसके न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है, हमें पता करना है इसके न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है, और इसके न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। एक बात और मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करूँ कि एटॉमिक नंबर को हम लोग सिंबल देते हैं कैपिटल Z, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल Z। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी बात है। तो एटॉमिक नंबर है, उसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी स्टूडेंट, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा न्यूक्लियर चार्ज के। किसके इक्वल होगा, न्यूक्लियर चार्ज के। तो हम जानते हैं प्रोटॉन पर
एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते वक्त मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर कितने प्रोटॉन हैं स्टूडेंट्स? 2 प्रोटॉन हैं। तो इसके इस न्यूक्लियस पर कितना चार्ज हुआ स्टूडेंट्स? +2 बोलूँ या +4 बोलूँ या +5 बोलूँ? 3 न्यूट्रॉन भी तो हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग? न्यूट्रॉन जीरो होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उन पर चार्ज नहीं होता, इसीलिए न्यूट्रॉन के चार्जेस को काउंट नहीं किया गया। तो इसके न्यूक्लियस पर यानी न्यूक्लियर चार्ज कितना है इस एटम का? +2। और इस न्यूक्लियर चार्ज, इसीलिए हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और अब हम ऐसा भी देख के कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है या न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इक्वल है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो हम ये क्या निकल कर आया हमारे सामने? एटॉमिक नंबर इक्वल है न्यूक्लियर चार्ज के, और जो कि इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और जो कि इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि मैंने एटॉमिक नंबर क्या डिफाइन करवाया? इट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस। व्हाट इज़ दैट? यूनिट पॉजिटिव। तो मतलब एटॉमिक नंबर तो वैसे ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ए नंबर। यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू दिखानी है, और प्लस या माइनस साइन हमें कुछ नहीं लगाना। वैसे माइनस साइन तो हो भी नहीं सकता, लेकिन हम क्योंकि डेफिनेशन में बोल रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव ऑलरेडी है ही, पॉजिटिव वैल्यू को ही हमें लिखना है, तो कितना है? 2 है। तो एक बात और स्टूडेंट्स, एटम एज ए होल कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। हम बात कर रहे हैं एटम की। मैंने क्या बोला था? ये एक एटम है, और एटम जब न्यूट्रल होता है तो मुझे कैसे मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन 2 होंगे? क्योंकि प्रोटॉन 2 थे। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो। अच्छा, एटॉमिक नंबर इस एटम का कितना निकल कर आया? 2 एटॉमिक नंबर निकल कर आया। मतलब ये एटम कौन है स्टूडेंट? हीलियम। स्टूडेंट्स, इसका सिंबल क्या होगा? हीलियम, He। हीलियम का सिंबल क्या होगा? He। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास की, मास ऑफ एटम की। तो अगर हम फाइंड आउट करें मास ऑफ एटम, तो मास ऑफ एटम स्टूडेंट इक्वल होगा किसके? न्यूक्लियर मास के। यानी न्यूक्लियस का कितना मास है? न्यूक्लियस मास के प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना स्टूडेंट्स? लेकिन हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेग्लिजिबल होता है। तो मास ऑफ एटम किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? मास ऑफ न्यूक्लियस के। अब न्यूक्लियस का मास हम निकालने स्टूडेंट्स, मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियस पर कितने प्रोटॉन्स हैं स्टूडेंट्स? 2। तो कितना हुआ ये? 2 प्लस कितने न्यूट्रॉन्स हैं स्टूडेंट? 1 2 3। कितना हुआ ये? 3। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर जो वैल्यू ली है और जिसकी वजह से 5 निकल कर आया, ये हमने क्या वैल्यू ली है? ये वैल्यू हमने ली है रिलेटिव मासेस की, इनके एक्चुअल मासेस नहीं लिए। अगर एक्चुअल मासेस लेकर हम कर रहे होते तो हम लोग एटॉमिक मास निकाल पाते या मास ऑफ एक्चुअल एटम निकाल पाते। यानी हम यहाँ पर मास ऑफ एटम नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पर एक बहुत ही खास नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मास नंबर, जो कि इक्वल होता है किसके? कितने प्रोटॉन्स हैं, जो कि किसके इक्वल होता है? कितने प्रोटॉन्स हैं प्लस कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो कितने प्रोटॉन्स हैं स्टूडेंट्स? 2। और कितने न्यूट्रॉन्स हैं स्टूडेंट? 3। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स कितने निकल कर आए? 5। तो स्टूडेंट्स, इस एटम में, जो कि एक हीलियम का एटम है, कैसे मालूम चला? इसका एटॉमिक नंबर 2 निकल कर आया था। तो इस एटम में एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 5 है। एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मास नंबर को हम लोग एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, हम लोग इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी एटम को हम लोग एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन दें, किसी भी एटम को अगर हम एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन दें, तो एक बात खास याद रखिएगा, हम लोग यूज़ करते हैं AXZ। कोई भी एटम है उसका अगर स्टैंडर्ड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना हो तो हम लोग उसे कैसे देंगे? AXZ, या आप ऐसे भी याद रखें A to Z। X कोई भी एक एटम है जिसका सिंबल क्या है? X है। उसका एटॉमिक मास जो होगा वो लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, और एटॉमिक नंबर जो होगा वो लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, X कोई भी एक एटम है जिसका सिंबल X है, और उसका एटॉमिक मास हम लोग, जो भी एटम होगा उसका एटॉमिक मास हम लोग लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे। सुपरस्क्रिप्ट मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर,
लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर, और उसका एटॉमिक नंबर जो है हम लोग लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे, यानी नीचे नीचे। तो अगर हम हीलियम का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन दें तो एटॉमिक नंबर स्टूडेंट हम लोग नीचे लिखेंगे, कितना निकल कर आया है, 2 निकल कर आया है, और मास नंबर कितना निकल कर आया है स्टूडेंट्स, 5 निकल कर आया है। ये ए मास नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है। अगर गलती से मेरे मुंह से निकला हो या आपको गलती समझ में आया हो कि ये एटॉमिक मास है, तो बिल्कुल भी इसे एटॉमिक मास मत मानिएगा, ये मास नंबर है। कुछ खास केसेस में, कुछ खास जगहों पर इसकी वैल्यू जो है वो एटॉमिक मास के इक्वल आ सकती है, लेकिन एटॉमिक मास एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है। ये एक नंबर है और वो एक मास है। और स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास और मास नंबर की जद्दोजहद में आप इस स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन को बिल्कुल मत भूल जाइएगा। ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल याद रखिएगा। मैं एक बार फिर बता दूं, ए क्या है मास नंबर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, और एक्स क्या है जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम उसका सिंबल। ये कुछ भी हो सकता है। हीलियम के केस में हमने देखा एच ही था, हाइड्रोजन के केस में एच हो जाएगा। अब आगे मैं इस जद्दोजहद को ख़त्म करता हूँ और मैं बता देता हूँ वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर में, ताकि आप इस बात को लेकर आगे कभी परेशान ना हो। स्टूडेंट्स, सबसे पहला डिफरेंस अगर हम बात करें मास नंबर और एटॉमिक मास में, तो मास नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। व्हाट इज मास नंबर, इट इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाउंड एट द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम, है ना, दैट इज़ मास नंबर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ थोड़ा याद भी करें, आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से बताया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में कि व्हाट इज़ एटॉमिक मास, इट इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स, यानी जितने भी किसी एटम के नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स हैं उन सभी के मासेस का एवरेज जो था, यानी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम इज एटॉमिक मास। ऑन द अदर हैंड व्हाट इज मास नंबर, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये सबसे पहली बात थी। दूसरी बात अगर हम करें मास नंबर और एटॉमिक मास के डिफरेंस के बीच में, तो मास नंबर हमेशा जो होता है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। एटम के सिंबल के लेफ्ट साइड में और सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है मास नंबर। लेकिन एटॉमिक मास के लिए ऐसा कोई स्पेसिफाइड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऐसा कोई सिंबलाइजेशन नहीं है। तीसरी बात अगर हम करें तो मास नंबर की एक मास नंबर एक सिंप्लीफाइड नंबर होता है और वो हमेशा बिना डेसिमल के होता है। मास नंबर एक सिंप्लीफाइड नंबर होता है और वो बिना डेसिमल के होता है, जबकि दूसरी तरफ एटॉमिक मास जो है वो कई सारे डेसिमल्स वैल्यूज़ को डील करता है। जैसे आपको याद होगा कि कई बार मास, एटॉमिक मास आपने हाइड्रोजन का लिखा हुआ देखा होगा 1.008, है ना, तो कई डेसिमल वैल्यूज़ को वो डील करता है। ये थर्ड डिफरेंस हुआ मास नंबर और एटॉमिक मासेस के बीच में। फोर्थ डिफरेंस जो होता है, मास नंबर जो है वो बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं और वो जनरल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। मास नंबर आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग और वो जनरल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। लेकिन एटॉमिक मास जो है वो हेल्पफुल होता है परफॉर्मिंग स्पेसिफिक कैलकुलेशंस। जब पर्टिकुलर कैलकुलेशन सॉल्व करनी होती है तो वहाँ पर हम लोग एटॉमिक मास यूज़ करते हैं, लेकिन जनरल पर्पज़ के लिए हम लोग स्टडी को आसान करने के लिए हम लोग मास नंबर यूज़ करते हैं। कई बार मास नंबर इक्वल होता है किसके, एटॉमिक मास के, लेकिन एटॉमिक मास मास है और मास नंबर एक नंबर है। स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास एक क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि मास नंबर क्वांटिटी नहीं है, इट इज़ जस्ट ए नंबर। इट इज़ जस्ट ए नंबर एंड विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने ए टू जेड की स्टडी पर वापस आते हैं। व्हाट इज़ ए टू जेड स्टूडेंट, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर की स्टडी पर वापस आते हैं। एक बात और यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये एक एटम है जो किसका एटम है, हीलियम का एटम है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है मान लेते हैं, ठीक है। अब इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, क्योंकि बाहर के शेल्स में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो लूज़ नहीं कर सकते, लेकिन क्या लूज़ कर सकते हैं आसानी से, इलेक्ट्रॉन। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन यूज़ कर दिया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल नहीं रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हर केस में सही है, सेम रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हर केस में फिक्स रहेंगे, लेकिन इस वक्त पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो मैंने इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हटा दिया है। प्रोटॉन अभी भी 2 हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही है। अब इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो ये एक एटम अब नहीं रहा। एक एटम जब इलेक्ट्रॉन का व्यापार कर लेता है, बिजनेस कर लेता है, इलेक्ट्रॉन का लेन या देन कर देता है, यहाँ पर देन कर दिया, तो वो एटम नहीं कहलाता, अब वो बन गया आयन।
अब ये हीलियम एटम नहीं है, अब ये हीलियम आयन है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो इस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, नेगेटिव को लूज़ किया है, तो बुराई। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है स्टूडेंट्स बुराई, और बुराई को जो हटाए वो कैसा बन जाता है, अच्छा बन जाता है। तो इसके ऊपर कैसी आ गई, क्या आ गई, इसके ऊपर आ गई अच्छाई। तो ये एक हीलियम पॉजिटिव आयन हो गया, इसने एक बुराई को और हटा दिया, ये हटकर भाग गई, एक बुराई को और हटा दिया, तो इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ज़्यादा अच्छाई आ जाएगी, और इस पर चार्ज कितना हो गया, +2। ये है हीलियम आयन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया। तो एटम से आयंस की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है। स्टूडेंट्स, आइए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ सम न्यूक्लियर डायग्राम्स। इस बार वो मैं गोल गोल नहीं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप मुझे लगता है समझ सकते हैं, वो तो पहली बार था इसलिए कुछ ज़्यादा ही सुंदर सुंदर बना दिया मैंने। अब थोड़ा कम सुंदर से काम चला लीजिएगा, है ना। तो कम सुंदर भी अच्छा ही होता है, कम सुंदर बुरा नहीं होता, वो भी अच्छा ही होता है। तो बस समझिए ध्यान से। तो स्टूडेंट, मैंने एक न्यूक्लियस लिया जिसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। क्या है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, ठीक है। एक और न्यूक्लियस लिया जिसमें एक तो प्रोटॉन है हमारे पास और एक न्यूट्रॉन है। एक न्यूक्लियस ये रहा, एटम भी दूसरा है, ये कोई दूसरा एटम है, इसमें भी एक प्रोटॉन है लेकिन एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है। और मैंने एक और न्यूक्लियस लिया जिसके अंदर प्रोटॉन तो सिर्फ एक ही था लेकिन न्यूट्रॉन दो हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इनके चार्ज पता करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज फाइंड आउट करते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज कितना है। इसका कितना है 1, इसका कितना है स्टूडेंट्स 1, और इसका कितना है स्टूडेंट्स 1। यानी इन तीनों का एटॉमिक नंबर जो है Z जो है वो कितना है 111 है। तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, और एटॉमिक नंबर 1 स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से तो हाइड्रोजन होता है, और हमारे ख्याल बहुत मिलते हैं हमेशा ही। तो ये तीनों ही क्या हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के एटम्स हैं। थोड़ा ज़्यादा ही मैंने इसे लंबी टांग वाला बना दिया। ये तीनों ही क्या हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के एटम्स हैं। और इन तीनों का ही कैसे मालूम चला हाइड्रोजन के एटम्स हैं, क्योंकि तीनों का ही एटॉमिक नंबर कितना निकल कर आया 1, 1 और 1। तीनों के न्यूक्लियस पर एक एक प्रोटॉन है, इसीलिए तीनों ही क्या हैं, हाइड्रोजन है। इसको देख के मालूम चल गया हमें। अब बात करते हैं इनके मासेस की। हम जानते हैं प्रोटॉन का रिलेटिव मास जो होता है वो 1 यूनिट होता है, और न्यूट्रॉन का भी रिलेटिव मास जो होता है वो भी 1 यूनिट होता है। तो टोटल मास इस न्यूक्लियस पर कितना हुआ स्टूडेंट्स 1, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। यहाँ पर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो टोटल मास कितना होगा 1 + 1 2। यहाँ पर एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो 2 न्यूट्रॉन का 1 हुआ और एक प्रोटॉन का 1 हुआ। टोटल कितना निकल कर आया 3 निकल कर आया स्टूडेंट्स। क्या निकल कर आया 3 निकल कर आया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक हाइड्रोजन एटम है, तीनों हाइड्रोजन के एटम्स भाई साहब देख लो, आपके सामने हो रहा है जो भी हो रहा है। इसका मास निकल कर आया, मास नंबर निकल कर आया 1, इसका मास नंबर निकल कर आया 2, और इसका मास नंबर निकल कर आया 3। एटम तीनों ही हाइड्रोजन के हैं लेकिन तीनों का मास नंबर डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा है इन तीनों एटम्स में, तीनों हाइड्रोजन के एटम्स में, कि इन तीनों के पास सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट मास नंबर है। सेम एटॉमिक नंबर है तीनों का, लेकिन मास नंबर तीनों का डिफरेंट है। ये इनके न्यूक्लियर डायग्राम है और ये इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे एटम्स को जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो, हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स। और ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया इसका। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसको हम ड्यूटीरियम कहते हैं और इसको हम ट्रीटियम कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम तीनों आइसोटोप्स हैं किसके, हाइड्रोजन के। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। इनका सेम एटॉमिक नंबर है, मास इनका डिफरेंट है, लेकिन इनको नाम अलग अलग दे दिया गया। और इसको कहा गया प्रोटियम, इसको कहा गया ड्यूटीरियम और इसको कहा गया ट्रीटियम। स्टूडेंट्स, आइसोटोप्स की मदद से एक और पुरानी लड़ाई मैं ख़त्म करता हूँ। वो लड़ाई थी मास नंबर और एटॉमिक मासेस के बीच में। इसका मास नंबर कितना है स्टूडेंट्स 1, इसका मास नंबर कितना है स्टूडेंट्स 2, और इसका मास नंबर कितना है 3। लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट्स 1, अप्रॉक्सीमेटली 1। इसका एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 1, और इसका भी एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 1। यूनिट्स
यूनिट्स यूनिट्स। मास नंबर की कोई यूनिट नहीं थी, इसकी यूनिट यू है। यूनिट या यूनिफाइड मास आप जो बोलना चाहें, या एएमयू, जो भी आप जिस चीज़ से रिप्रेजेंट करना चाहें, यूनिट्स सबसे सही है। तो स्टूडेंट्स, क्यों एटॉमिक मास इन तीनों का ही 1 है? क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है वो सारे आइसोटोप्स का एवरेज मास होता है, सारे आइसोटोप्स के मासेस का एवरेज मास होता है। तो तीनों का ही एवरेज जो है वो निकल कर कितना आता है? 1 1 और 1। ये हुआ एटॉमिक मास और ये हुए इनके मास नंबर। एटॉमिक मास 2 कभी नहीं होगा, इसका मास नंबर 2 होगा। एटॉमिक मास 2 कभी नहीं होगा, इसका एटॉमिक मास 3 कभी नहीं होगा, इसका मास नंबर 3 होगा। स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत काम की चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ और न्यूक्लियर डायग्राम्स की मदद से। तो मैंने एक न्यूक्लियस लिया जिसमें एक प्रोटॉन है, और मैंने एक और न्यूक्लियस लिया जिसमें 2 प्रोटॉन है। स्टूडेंट, ये देखकर आप समझ गए होंगे कि ये आइसोटोप्स तो नहीं हैं, क्योंकि आइसोटोप्स में स्टूडेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, क्योंकि वो सेम एटम के होते हैं। अब पहले वाले में अगर हम बात करें तो पहले वाले में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 2 हैं, लेकिन दूसरे वाले एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो सिर्फ एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करें इसके चार्ज का, तो एक ही प्रोटॉन है तो चार्ज कितना हुआ? 1 यूनिट हुआ। यहाँ इसके चार्ज की बात करें तो इसके बाद 2 प्रोटॉन है तो चार्ज कितना हुआ स्टूडेंट्स? 2 हुआ। आप यहाँ पर भी देख लीजिए, एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। अब एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, मास नंबर की बात करते हैं, एक ही बात करते हैं। एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मास नंबर कितना हुआ स्टूडेंट्स? 3। 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, मास नंबर कितना हुआ स्टूडेंट्स? 3। ये कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनके मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एक बात और स्टूडेंट्स, ये एक प्रोटॉन है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है और यहाँ पर 2 प्रोटॉन है, यानी ये दोनों एटम्स भी डिफरेंट हैं। क्या है स्टूडेंट्स? ये दोनों एटम भी डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। अगर प्रोटॉन्स को काउंट करके देखें तो ये हाइड्रोजन का एटम है, और अगर इसके प्रोटॉन को काउंट करें तो ये हीलियम का एटम है, और दोनों के मास नंबर सेम है। इन दोनों एटम्स के 2 आइसोटोप्स के मास नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो हैं वो डिफरेंट हैं। ऐसे एटम्स को हम लोग, जिनके सेम मास नंबर हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, और ये ऐसा तभी होगा जब 2 एटम डिफरेंट एटम एलिमेंट्स के होंगे। 2 एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे तो उनका मास नंबर सेम लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट, और ऐसे एटम्स को हम लोग आइसोबार्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आइसोबार कहते हैं। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। कौन कौन? आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 20, लेकिन मास 40, मास 40, मास 40। ये तीनों ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गए, बहुत अच्छा और बहुत ही वैलिड एग्जाम्पल हो गए किसके? आइसोबार्स के। स्टूडेंट्स, आइसोबार्स क्यों एग्जिस्ट किए? क्योंकि एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, डिफरेंट है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है। आइसोबार तब एग्जिस्ट करते हैं जब एटम्स के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों ही डिफरेंट हो। आइसोटोप्स कब एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटम्स में डिफरेंट हो, तो वहाँ पर आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। इससे पहले जो हमने बात की थी। और आइसोबार्स तब एग्जिस्ट करते हैं जब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट हो, उनकी वजह से आइसोबार्स एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझाता हूँ आपको, फिर से वैसे ही कुछ और न्यूक्लियर डायग्राम्स की मदद से। तो एक न्यूक्लियस है जिसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन हैं। एक और न्यूक्लियस में लेता हूँ जिसमें 2 प्रोटॉन है। चिंता मत करो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आइसोबार्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, डरना मत। तो 2 प्रोटॉन है इस न्यूक्लियस पर, लेकिन इसके पास इस बार 2 न्यूट्रॉन है। क्या है स्टूडेंट्स? 2 न्यूट्रॉन हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके चार्ज की बात करें तो 1 प्रोटॉन है तो चार्ज कितना हुआ? 1, और इसके मास की बात करें तो
एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो मास कितना हुआ 3। इसके चार्ज की बात करें, 2 प्रोटॉन हैं तो चार्ज कितना हुआ 2, और इसके मास मतलब स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि ये मास नंबर की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक मास नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो मास नंबर इसका 4 होगा, है ना। तो मास नंबर इसका 4 हुआ। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ना तो ये आइसोटोप्स हैं, ना तो ये आइसोबार्स हैं, ये स्टूडेंट आइसोटोन्स हैं। कौन है ये? आइसोटोन्स हैं। कौन होते हैं आइसोटोन्स? इनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनका डिफरेंस देखो ज़रा कितना आ रहा है 2। इसका डिफरेंस देखो ज़रा कितना आ रहा है 2, है ना। तो 2 डिफरेंस आ रहा है मतलब इसके पास भी 2 न्यूट्रॉन्स हैं, और 2 डिफरेंस आ रहा है मतलब इसके पास भी 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ऐसे एटम्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, ऐसे एटम्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? मैंने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया, आइसोटोन्स। तो क्या ऐसे डिफाइन करेंगे इनको हम लोग? एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर्स। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर्स, इन्हें हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स। एक और इसका वैलिड एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, लेकिन आप लोग एग्जाम्स में ये एग्जाम्पल देने से बचें, और आप लोग एग्जाम्स में जो मैं वैलिड एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो ज़रूर दें, वो बिना डरे हुए दें। तो एक एटम है सिलिकन और एक एटम है फॉस्फोरस। सिलिकन का एटॉमिक नंबर 14 होता है और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। सिलिकन का मास 30 और फॉस्फोरस का मास 31। स्टूडेंट ज़रा डिफरेंस तो मेज़र करके बताइए कितना आ रहा है दोनों का। तो मेरे ख्याल से 16 इसका भी डिफरेंस आ रहा है और 16 इसका भी डिफरेंस आ रहा है। और बच्चों, आपके और मेरे ख्याल तो बचपन से ही एक जैसे हैं ना, तो ये होते हैं आइसोटोन्स। तो आइए स्टूडेंट्स, कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जो एग्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के अक्सर पूछे जाते हैं, दूसरे बाकी जगहों पर भी पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। और हमें 3 न्यूक्लियाई दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ब्रोमीन। ऑक्सीजन की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे स्टूडेंट? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाट? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट? 8। तो इसके पास कितने प्रोटॉन हैं? 8 हैं। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 12। तो इसका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ? 12। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना? 35, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा? 35। स्टूडेंट्स, तीनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, तीनों न्यूट्रल एटम्स हैं, और न्यूट्रल एटम में तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गए तो हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो क्या होते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर ये ऊपर दिया गया है, तो 17 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो ऑक्सीजन का कितना निकल कर आया स्टूडेंट्स? 9। अब अगर हम मैग्नीशियम का फाइंड आउट करें तो 25 माइनस 12, मैग्नीशियम का निकल कर आया स्टूडेंट्स 13। ब्रोमीन का फाइंड आउट करें 80 माइनस 35, ये निकल कर आया 45। तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना निकल कर आया? 9। मैग्नीशियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना निकल कर आया? 13। और ब्रोमीन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना निकल कर आया? 45। प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8 और न्यूट्रॉन 9। प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 12 एंड न्यूट्रॉन 13। प्रोटॉन 35, इलेक्ट्रॉन 35 एंड न्यूट्रॉन 45। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन ए स्पीशीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। यानी इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं, प्रोटॉन्स 16 हैं एंड न्यूट्रॉन्स भी 16 हैं। असाइन करना है हमें प्रॉपर सिंबल टू द स्पीशीज़। ठीक है, तो आइए करते हैं। स्टूडेंट्स, हमसे कहा गया है कि एलिमेंट को प्रॉपर सिंबल असाइन करिए, और सिंबल असाइन करने के लिए मैंने आपको रूल बताया था, AXZ कह लो या A to Z कह लो। तो स्टूडेंट्स, हमें यानी कि A यानी कि मास नंबर एंड Z यानी कि एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, तभी हम सिंबल प्रॉपर असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर सिंबल Z है, वो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, और वो कितना है स्टूडेंट? 16। स्टूडेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल नहीं है,
तो याद रखिएगा, जब ऐसा हो कि इक्वल ना हो तो समझ लीजिएगा दाल में कुछ ना कुछ काला है और वहाँ पर न्यूट्रल एटम नहीं है, वहाँ पर आयन इन्वॉल्व है। इसीलिए ऐसे केस में आप एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल मत लीजिएगा। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं मास नंबर की। स्टूडेंट, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है स्टूडेंट्स? 16, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है? 16। तो स्टूडेंट मास नंबर कितना निकल कर आ गया? 32। अब मास नंबर मिल गया है स्टूडेंट, अब क्यों ना हम लोग चार्ज भी फाइंड आउट कर लें। चार्ज कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन में से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे हर बार, चाहे वो कोई भी केस हो। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है स्टूडेंट्स? 16, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है स्टूडेंट्स? 18। तो चार्ज कितना निकल कर आ गया? -2। तो चार्ज भी हमें मालूम चल गया, मास नंबर भी हमें मालूम चल गया, और एटॉमिक नंबर भी मालूम चल गया। क्यों ना अब सिंबल असाइन कर दें। अब एलिमेंट एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट? 16, और 16 एटॉमिक नंबर वाला होता कौन है? सल्फर, और उसका एटॉमिक नंबर 16 है, और एटॉमिक मास स्टूडेंट्स 32 है। स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक मास नहीं है, ये मास नंबर है। मेरे मुंह से गलती से एटॉमिक मास निकल गया था, ये मास नंबर है, आप खुद देख सकते हैं। 32 इज़ मास नंबर। तो मास नंबर 32 है, एटॉमिक नंबर 16 है, और चार्ज सल्फर पर -2 निकल कर आया। तो हमसे यही पूछा गया था, जो हमने कर दिया है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्वेश्चन क्या है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है। एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर है 81, मास नंबर 81 है, कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स, उसके पास न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। मतलब जितने भी प्रोटॉन्स हैं उसके मान लीजिए कितने प्रोटॉन हैं? x प्रोटॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? x के 31.7% ज़्यादा हैं। हमें असाइन करना है एटॉमिक सिंबल। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें मास नंबर दिया है, मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें गिवन है 81, और हमें साथ में दिया गया है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, मैं इसे बोलता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स के 31.7% एक्स्ट्रा हैं। 31.7% स्टेटमेंट में हमें बोला गया 31.7% मोर देन प्रोटॉन। एक काम करते हैं, लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बी, जो भी चीज़ अननोन होती है उसे हम x मान लेते हैं ना स्टूडेंट। तो जब प्रोटॉन्स कितने हो गए? x, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? x जो है इसके 31.7% ज़्यादा, और किसके ज़्यादा? x के ज़्यादा। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हम किसी शॉप पर गए और हमने वहाँ पर 50 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदी, और 50 रुपीज़ उसका MRP था, और उस पर GST जो लगी, एक्स्ट्रा जो लगी GST मान लीजिए, और वो जो लगी वो 10% लगी। कितनी लगी? 10%। तो उसका कॉस्ट प्राइस, उसका जो प्राइस होगा, टोटल प्राइस जो होगा, प्राइस P, वो क्या होगा? 50 प्लस 50% ऑफ 50 प्लस 10% ऑफ 50, 50 प्लस 10% ऑफ 50। तो जो अमाउंट था उसका 10% निकाला गया और वो उसमें ऐड हुआ। ऐसे ही जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 31.7% मोर हैं, एक्स्ट्रा हैं। किससे? प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन कितने थे? x, और एक्स्ट्रा कितना हुआ? ये तो इतने तो प्रोटॉन है, और इससे एक्स्ट्रा कितने? 31.7% ऑफ x। ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, जो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है प्रोटॉन से। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 31.7% है, परसेंट मतलब 31.7 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स। एलसीएम लेते हैं तो ये 100x हो जाएगा स्टूडेंट्स। 100x प्लस 31.7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 131.7 x अपॉन में 100। ये क्या निकल आया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्या निकल आया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं इसके अंदर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं स्टूडेंट्स? x, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 131.7 x अपॉन में
100 इज इक्वल टू 81, एलसीएम लिया, ये भी 100 हो जाएगा, 231.7 x इज इक्वल टू 8100 हुआ। और इसे हम सॉल्व करते हैं, या इसे सॉल्व करते करते हम लोग इधर चले आते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8100 डिवाइड बाय 231.7, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी 34.96, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 35 ले लेंगे। तो स्टूडेंट एटॉमिक मास नहीं स्टूडेंट x कितना निकल आया, 35 निकल आया, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 35 और मास नंबर कितना है 81। तो ये सिंबल एटॉमिक नंबर 35 कौन होता है स्टूडेंट्स, ब्रोमीन, और एटॉमिक नंबर हम लोग सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं लेफ़्ट, और मास नंबर हम लोग सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं लेफ़्ट। तो ये जो सिंबल हमें असाइन करना था वो सिंबल हमने इसे असाइन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आज के लेक्चर का सबसे फाइनल और लास्ट क्वेश्चन होगा। तो मैं ध्यान से पढ़ता हूँ इसको और सुनिएगा आप भी ध्यान से। एन आयन विथ मास नंबर 56, मास नंबर हमें दिया गया इस बार 56, कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पहली बात हमें आयन दिया गया है, दूसरी बात हमें बताया गया है कि 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 3 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, कंटेन एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 30.4% एक्स्ट्रा हैं। ये एक्स्ट्रा कैसे लेते हैं मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। असाइन करना है सिंबल फॉर आयन, हमें सिंबल बताना है आयन का। तो सबसे पहली बात, हमें जो नंबर ऑफ मास नंबर जो दिया गया है वो कितना दिया गया स्टूडेंट्स, 56। इस बार हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या मान लिया, x, इलेक्ट्रॉन्स को क्या मान लिया x, और हमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दिए हैं वो 30.4% जो हैं वो मोर हैं, किससे, इस बार इलेक्ट्रॉन से। जिससे ज़्यादा होते हैं उसी को हम लोग x लेट करते हैं। ये एक छोटा सा टिप था जो आप ध्यान रखेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की बात करें, हमें कहा क्या गया है स्टूडेंट्स कि एन आयन विथ मास नंबर 56 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए जा चुके हैं। पॉजिटिव का मतलब तो यही होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। तो इलेक्ट्रॉन से जितने भी हैं उससे 3 ज़्यादा प्रोटॉन होंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन कम हैं, दिए जा चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर x हैं तो प्रोटॉन x+3 होंगे, प्रोटॉन x+3 होंगे। तो आइए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद अभी हम पहले निकाल रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। उससे हमें x मिल जाएगा, x मिल गया तो सब कुछ मिलता चला जाएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करते हैं। वो कितना है, इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं कितने हैं, x हैं, उसके 30.4% एक्स्ट्रा हैं, है ना, पिछली बार की तरह ही। तो x+30.4% मतलब डिवाइड बाय 100 ऑफ x। इसे सॉल्व किया हमने तो ये 130.4, एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ। अब 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो 100x + 30.4x कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 130.4x डिवाइड बाय 100। ये किसकी वैल्यू मिल गई, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की वैल्यू हमारे पास है, दोनों पुट करते हैं। ये इक्वेशन 1 है, पुटिंग इन 1, है ना। तो 1 में पुट किया हमने तो हमारे पास जो है p के बदले आया x+3 और n के बदले आया स्टूडेंट्स 130.4x अपॉन में 100। टोटल इज इक्वल टू कितना है, 56। टोटल इज इक्वल टू कितना है, 56। स्टूडेंट्स इससे आगे हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ और फिर उसके बाद इसे मल्टीप्लाई यहाँ करवाऊँ, और या फिर एक तरीका ये है कि इसको यहीं से डिवाइड कर दूँ। अच्छा ये रहेगा यहीं पे डिवाइड कर दें, कैलकुलेशन है, आपकी मर्ज़ी है, सही होना चाहिए बस, जैसे भी करें आप। मुझे ये सही लग रहा है मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपको कुछ और सही लगे वैसे करिएगा, बस रिजल्ट वही निकालेगा जो मैंने निकाला है। तो ये तो हो गया x+3। एक काम करते हैं 3 को उधर भेज देते हैं, 3 को उधर भेजेंगे तो 56 - 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस ये कितना हुआ 1.30x,
इज इक्वल टू कितना हुआ 56 माइनस 3, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 56 माइनस 3 और 56 में से 3 गए, ये हो गया 53, यानी x प्लस 1.30x। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू है वो 2 पॉइंट, ये 1 है स्टूडेंट और ये 1.30 है, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2.30 x इज इक्वल टू 53, x इज इक्वल टू 53 डिवाइड बाय 2.30 और इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो 23 निकल कर आएगी। कितने निकल कर आएगी 23, यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट्स 23, प्रोटॉन्स कितने हैं स्टूडेंट्स 23 प्लस 3 26, प्रोटॉन कितने हो गए 26। एटॉमिक मास नंबर हमारा कितना है 56, ये z, ये जो है हमारा z के भी इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर के भी इक्वल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है किसके एटॉमिक नंबर के। अब अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 26 स्टूडेंट कौन होता है आयरन, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 26। एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास नहीं, फिर गलती कर रहे हो तुम लोग, मास नंबर कितना है 56 और इस पर चार्ज कितना है स्टूडेंट, वो हमें शुरुआत में ही क्वेश्चन के बता दिया गया था, 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है 3+। तो ये वो सिंबल है जिसकी हम तलाश में थे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है स्टूडेंट्स, जितनी जल्दी कर लेंगे उतना खुश रहेंगे, 30 तक, एटॉमिक नंबर 30 तक आप एलिमेंट्स और उनके सिंबल ज़रूर याद करके रखें, आपको बहुत काम आएंगे स्टूडेंट्स। अभी तो आप एटॉमिक नंबर याद रखिए 30 तक। बहुत जल्दी ही कुछ दिनों में मैं एक और वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स जो हैं वो याद करवाऊँगा। जी हाँ, जितने भी एलिमेंट्स हैं नोन वो सारे मैं आपको एक ही वीडियो लेक्चर में याद कराऊँगा, और वो बहुत बड़ा वीडियो लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा ही वीडियो लेक्चर होगा। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर जो है मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया आपको उस जैसा ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराकर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसको ज़रूर रिपीट करिएगा, इसको ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। केमिस्ट्री विद केम टॉक्स। जय हिंद।